नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। बिहार का भूगोल, बिहार स्पेशल में जहां पर भी बिहार का एग्जाम आप देंगे, भूगोल के सवाल पूछे जाएंगे, तो उनके लिए एक क्लास आज हम शुरू करने जा रहे हैं। यानी वो सम्माननीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको देना है, उनका उत्तर सही से आप दे पाए, इसके लिए एक मुहिम, एक प्रयास, जिसमें हम लूसेंट जी के या अन्य जो बिहार की किताबें हैं उन किताबों का एक समग्र जिस्ट आपको देंगे। अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब आप दे पाएंगे, और जो आगे सवाल पूछे जाएंगे उनका भी जवाब आप दे पाएंगे। सामान्य परिचय से शुरू करेंगे, भू आकृति जलवायु ऐसे देखेंगे। आज ये लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर फर्स्ट में जितना हम देख पाएंगे वो देखेंगे, और फिर ऐसे ही आगे ये बढ़ता चला जाएगा, और पूरा भूगोल हम कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, ठीक इसी तरीके से अर्थव्यवस्था, इसी तरीके से आपका इतिहास, सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और इस चैनल पर जुड़कर आप अपना प्यार दीजिए, और हम आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे, जिससे कि आप हर हाल में उन प्रश्नों का जवाब दे पाए जो आपसे परीक्षा में पूछे जाए। जब भी आप भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल पढ़ते समय एक चीज आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी आप भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में एक पोर्शन होता है कॉन्सेप्ट का। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तब तो आपको भूगोल समझ में आता है, और दूसरा यह है कि उसका एप्लीकेशन आप करें, उसका जो अप्लाइड नॉलेज है ना, तो एप्लीकेशन आप तभी कर पाते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये कॉन्सेप्ट आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसकी क्लासेस आपको चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, वहां पर जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उन प्लेलिस्ट में आप पूरा कॉन्सेप्ट फ्री में क्लियर कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, यूपीएससी से लगा के किसी भी कंपटीशन के लिए। एप्लीकेशन हम करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के साथ में जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार, तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार में भी इसका एप्लीकेशन आप देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। इस क्लास में कोशिश रहेगी कि इन कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करें मतलब भर की, जिससे कि आपका वो पोर्शन भी तैयार होता चले और यहाँ पर समझ में आता चले। तो चलिए, आज की जो शुरुआत है वो बिल्कुल हम सामान्य परिचय से शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि जो बिहार का बिल्कुल सामान्य परिचय होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले बात आती है कि विश्व में भारत कहाँ है, तो विश्व में भारत किस गोलार्ध में है, इतना तो आपको पता ही है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगर विश्व का मैप हम बनाए तो विश्व के मैप में भारत यहां पर आपको मिलेगा। और भारत में बिहार कहाँ है, तो भारत में आप देखेंगे तो बिहार की स्थिति यहां आपको मिलेगी। एक तरफ इसके उत्तर प्रदेश है पश्चिम में, इधर झारखंड है, इधर पश्चिम बंगाल है, और इधर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है नेपाल से, नेपाल से इसकी सीमा मिलती है। तो इस तरीके से घिरा हुआ ये बिहार राज्य, पहले बिहार और झारखंड दोनों एक हुआ करते थे, लेकिन 2001 में इसको विभाजित कर दिया गया और बिहार झारखंड दोनों अलग हो गए। तब बिहार बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन इसको अलग कर दिया गया। अब बात करते हैं कि पूरे भारत में बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कितना योगदान बिहार का है, यानी कि कितने परसेंट क्षेत्रफल है पूरे भारत में बिहार का, तो 2.86%। 2.86% जमीन जो है वो भारत की टोटल जमीन में से बिहार की है। और आपको पता है कि ये पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और उसमें से इसका क्षेत्रफल है 2.86%, है ना। इस राज्य का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये टोटल इसका क्षेत्रफल है। यानी कि बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का इतना परसेंट है। क्षेत्रफल के बाद में बात आती है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ की जनसंख्या को अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान आपको देखना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले अगर हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान कितना है, तो इसका स्थान है 13वां। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का है। राजस्थान के बाद में दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद में तीसरा स्थान किसका आता है, मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के बाद में चौथा स्थान जो आता है वो आपकी यूपी का। और इसी तरीके से आप बढ़ेंगे तो 13वें स्थान पर यह आता है
क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में। जब तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुए थे, तब इसका स्थान 12वां था, लेकिन उसके बाद में इसका स्थान क्या हो गया, 13वां। ठीक है, बात समझ में। तेलंगाना राज्य बनने के बाद देश में इसका 13वां स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कितना स्थान होगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा। पूरे भारत में ये तो आपका हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपको पता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी, और यूपी के बाद में दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद में तीसरा स्थान किसका आता है? तीसरा स्थान आपका बिहार का आता है, और बिहार के बाद में चौथा स्थान किसका आता है? चौथा स्थान आता है आपका पश्चिम बंगाल का। तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू एरिया। इतनी तो बेसिक बात आपको जाननी ही चाहिए, बहुत बेसिक बात है। पूरे भारत में इसकी स्थिति कहां है? अगर ये दिशा पूछ ली जाए कि किस भारत में किस जगह पे स्थित है, तो दिशा के हिसाब से आप बताएंगे। भाग पूछ लिया जाए किस, तो उत्तर पूर्वी भाग, क्योंकि भारत के बीच से अगर एक ऐसी रेखा खींच दी जाए और एक ऐसी खींची जाए, तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो ये कहां पर आएगा? बिहार, यहां पर आएगा। तो ये उत्तर पूर्वी भाग में, भारत के उत्तर पूर्वी, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट नहीं है, लेकिन भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, भारत को अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो उत्तरी पूर्वी भाग में ये स्थित है। अब एक सबसे बड़ी बात इसके साथ में आती है कि अगर हम स्थिति को देखना चाहते हैं तो ये कितने राज्यों से घिरा हुआ है। इधर है उत्तर प्रदेश, ये है आपका उत्तर प्रदेश पश्चिम में, दक्षिण में है झारखंड, उत्तर में आप देखेंगे तो नेपाल है, और अगर पूरब में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले इससे मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले इससे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले इससे मिलते हैं। इधर यूपी होगा तो कौन कौन से जिले इससे मिलेंगे? बिहार के 7 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। तो पहला जिला है पश्चिमी चंपारण, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा जिला आपका कौन सा होगा? गोपालगंज, इसको नोट करिए। तीसरा जिला होगा सीवान, इसको नोट करिए। चौथा होगा सारण, इसको नोट करिए। भोजपुर पांचवा, बक्सर छठा, और ये जो कैमूर है, कैमूर जो जिला है इसका भी बॉर्डर शेयर होता है। कैमूर को भभुआ के नाम से भी जाना जाता है। कैमूर को क्या कहते हैं? भभुआ, भभुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 7 जिले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। ये 7 जिले हैं जो यूपी से मिलते हैं, और इनका उत्तर से दक्षिण ऐसे ही क्रम है, याद रखना। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सारण की सीमा देखिए यहां से मिलती है। उसके बाद में भोजपुर, भोजपुर के बाद में बक्सर, और फिर ये कैमूर। ये देखिए भोजपुर, भोजपुरी जो लैंग्वेज है भोजपुर के नाम से ही है। तो ये 7 जिले यहां पर मिलते हैं। नेपाल से भी 7 जिले ही मिलते हैं, और नेपाल की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेपाल से जो 7 जिले मिलते हैं उनकी बात अगर हम करें तो इधर से आप स्टार्ट करिए। एक है यहां पर किशनगंज, नोट करिएगा, एक है किशनगंज, दूसरा है अररिया, तीसरा है सुपौल, चौथा है मधुबनी, पांचवा है सीतामढ़ी, छठा है ईस्ट चंपारण, और 7वां हो जाएगा वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला। ये भी सीमा मिलाता है नेपाल से। तो पश्चिमी चंपारण जिला जो है वो यूपी से भी सीमा मिलाता है और नेपाल से भी सीमा मिलाता है। पश्चिमी चंपारण यहां पर है ना, इधर नेपाल है और इधर यूपी है, तो इसको भी आप देख लीजिए। ये आपका तैयार हो गया। सबसे ज्यादा जिले जो मिलते हैं वो झारखंड से मिलते हैं, और झारखंड से सीमावर्ती जिलों की जो मिलने वाले जिलों की संख्या है वो 9 है। झारखंड इसी का पार्ट था, यहीं से कटकर अलग हुआ। तो इसके कौन कौन से जिले हैं जो यहां पर मिलते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। यहां से यह क्रम शुरू होता है। नंबर 1 है कटिहार, कटिहार के बाद में आप आएंगे तो दूसरा हो जाएगा भागलपुर, तीसरा हो जाएगा बांका, चौथा हो जाएगा जमुई, पांचवा जमुई के बाद में नवादा, छठा हो जाएगा आपका गया जहां पर पिंडदान करने लोग जाते हैं, 7वां हो जाएगा औरंगाबाद,
7वां जिला हो जाएगा औरंगाबाद, 8वां हो जाएगा रोहतास और 9वां हो जाएगा कैमूर। तो सबसे ज्यादा किस राज्य से सीमावर्ती जिले हैं इसके, तो वो झारखंड के साथ है। झारखंड इसका भाई है। झारखंड इसी से बटकर अलग हुआ है। जैसे एक बाप के दो बेटे हो जाए, तो इसी तरीके से बिहार दो भागों में बट गया, एक बिहार हो गया और उसके बाद में दूसरा झारखंड। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है सीमावर्ती जिलों की, झारखंड के साथ में है। और इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से भी साझा होती है। अब पश्चिम बंगाल से जो जिले मिलते हैं उसमें, इसको दूसरे कलर से हम कर ले रहे हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक किशनगंज है जिसकी सीमा मिलती है, दूसरा है पूर्णिया, यहां पर ये देखिएगा पूर्णिया, और तीसरा यहां पर कटिहार हो जाएगा। तो ये तीनों जिले पश्चिम बंगाल से मिलते हैं। बात समझ में? तो ये जो जिले हैं इसमें पश्चिमी चंपारण की सीमा दोनों से मिलती है, और यहां पर आप देखेंगे तो कटिहार है, कटिहार की सीमा दोनों से मिलती है। एक आपकी पश्चिम बंगाल से भी मिलती है और कटिहार की सीमा आप देखेंगे तो किससे मिलती है, किससे मिलती है, कटिहार की सीमा झारखंड से भी मिलती है। और यहां पर आप देखेंगे तो कैमूर, कैमूर की सीमा आपकी यूपी से भी मिलेगी और कैमूर की सीमा आपकी झारखंड से भी मिलेगी। यूपी में भी आपको भभुआ कैमूर मिलेगा और झारखंड में भी मिलेगा। तो इतनी अगर इंफॉर्मेशन आपकी तैयार रहेगी तो बेसिक सवाल जो जीके के पूछे जाते हैं वो आपके आसानी से हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमको बात करनी है कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। ये बिहार का मैप है, इधर देखिए बॉर्डर वाले याद करिए, ये पश्चिमी चंपारण है, इधर बॉर्डर आप याद करिए, यहां पर रोहतास आपको मिलेगा सबसे किनारे, यहां पर बॉर्डर याद करिए तो ये बांका है, और यहां पर याद करेंगे तो ये किशनगंज है। यानी कि इस तरीके से अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो ये बॉर्डर जो किनारे किनारे स्थित है, बिल्कुल किनारे चारों कोने पे, क्योंकि एक देखिए कैसी आकृति बन रही है, तो चारों किनारों पर आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, यहां पर बांका और ये यहां पर रोहतास, और इनको जब 3-4 बार आप देख लेंगे तो पूरा मैप आपका तैयार हो जाएगा। बात समझ में? अब कुछ जिले ऐसे हैं जो किसी स्टेट से सीमा नहीं मिलाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पर, आप देखिए इनकी सीमा किसी स्टेट से मिलती आपको नहीं दिखेगी। मुजफ्फरपुर किसी स्टेट से आपको नहीं मिलेगा, सियोदर जो शिवहर है वो भी नहीं मिलेगा, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना यहाँ की राजधानी ही है, ये भी लैंडलॉक ही हो जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, ठीक है, किसी से भी इसकी सीमा नहीं मिलेगी। लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, है ना, खगड़िया, है ना, सहरसा, इनकी सीमा नहीं मिलेगी, माधेपुरा, इनकी भी सीमा नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसे जिलों की संख्या आपसे पूछ ली जाए जिनकी सीमा किसी और स्टेट से नहीं मिलती है, शेखपुरा, शेखपुरा इसमें होगा कि नहीं होगा? हाँ, शेखपुरा भी हो जाएगा, यहां पर छोटा सा जिला। तो ये बीच वाले हैं, तो इनको याद कर लीजिए और किनारे के याद कर लीजिए, तो आपके पूरे जिलों के नाम और क्रम दोनों आपके तैयार हो जाएंगे। बात समझ में? दोनों तैयार हो जाएंगे। भौगोलिक विस्तार की जब बात आती है तो अक्षांशीय विस्तार, भारत में जितना भी विस्तार अक्षांशीय पाया जाएगा, कॉन्सेप्ट की बात यह है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो जितना भी अक्षांशीय विस्तार पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा। तो अगर भारत में देखेंगे आप तो वो कितना पाया जाएगा? उत्तरी अक्षांश का ही विस्तार पाया जाएगा, है ना। और देशांतरीय विस्तार जब आप देखेंगे तो यहां पूर्वी देशांतर का विस्तार पाया जाएगा। यहां पर पश्चिमी अक्षांश या पश्चिमी देशांतर या दक्षिणी अक्षांश नहीं होगा, यहां पर अक्षांश हमेशा उत्तरी ही होगा, क्योंकि पूरा भारत ही उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब भौगोलिक विस्तार की बात करें तो बिहार का जो ये विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, यानी कि इसको आप इधर से लेके चलेंगे दक्षिण से, तो यहां पर ये होगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, और जब इधर आप जाएंगे तो इधर हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। तो ये उत्तरी अक्षांश ही है। उत्तरी अक्षांश कैसे आपको समझ में आएगा? इसको ऐसे समझिए, ये आपका विश्व का मानचित्र है, ये विषुवत रेखा है, भारत की स्थिति यहां पर है। तो ये 0 डिग्री जो अक्षांश है, यानी कि जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर से उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश, इक्वेटर के दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश।
ये जो आपकी रेखा है मध्य से, जो ये देशांतर रेखा जा रही है, इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। इसके इधर पूर्वी देशांतर और इसके पश्चिमी देशांतर। तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच। तो इसी तरीके से अगर आप इसको समझेंगे तो ये कैसे समझते हैं आप? विषुवत रेखा से दूरी होती है, ये 0 डिग्री है, और यहां पर देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी ये मकर रेखा है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी है, मकर रेखा है। तो अब दक्षिण से ऐसे नापा जाता है, तो आप देखेंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक ये विस्तार हो जाएगा। ऐसे देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर ऐसे इधर राइट में आप बढ़ाएंगे ना, पूर्वी देशांतर है तो पूरब की तरफ जाने पे बढ़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड। और यहां पर आएंगे, ये कोण आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इसका हो गया, भौगोलिक विस्तार। इसी के हिसाब से हम इसको, भाई जोन का निर्धारण कैसे करते हैं? टाइम जोन का निर्धारण देशांतर के आधार पर करेंगे, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि जलवायु पेटियों का निर्धारण कैसे करते हैं, तो अक्षांश के आधार पर करते हैं। ये आपके भूगोल के सवाल है, फिजिकल ज्योग्राफी के। इतना तो समझ में आ गया ना, क्योंकि अक्षांश के आधार पर ही पेटियों का निर्माण होता है, जलवायु पेटियों का निर्माण होता है। क्षेत्रफल हमने बात की है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें से जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो 91,838.28 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो यहाँ का खूब ज्यादा है, गांव के एरिया का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। और नगरीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अगर ग्रामीण आपको 91,838 याद है तो इसको इसमें से घटा देंगे तो आसानी से निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 23, 24, 78, 23, 24, 74 इसको बोलते हैं, 74। तो इतना क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। बात समझ में? 23, 24, 74 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये नगरीय क्षेत्रफल हो जाएगा। जनगणना और नगरीकरण जब हम पढ़ेंगे तो इसके आंकड़ों को भी देख लेंगे कि कौन कौन से आंकड़े हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, कौन से जिले हैं जहां पर जितनी ज्यादा जनसंख्या नगरीय है, कितनी संख्या उसमें ग्रामीण है, ये सारे आंकड़े हम वहां पर देख लेंगे। तो ये बात हो गई इसके भौगोलिक विस्तार की, ठीक है ना। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कृषि क्षेत्र में बिहार की क्या स्थिति है, तो अग्रणी राज्यों में से आता है, क्योंकि पूरे भारत में जितना चावल उत्पादन होता है 15% चावल यहीं पर उत्पादित होता है। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल उत्पादित करता है। आंकड़े लेटेस्ट देखेंगे तो जो भी है, लेकिन दूसरे तीसरे पोजीशन पर बिहार रहता है। लेटेस्ट आंकड़े हम देख लेंगे। इसके अलावा गेहूं भी होता है, मक्का भी होता है, दलहन तिलहन जितना है सब कुछ होता है, मिर्च का उत्पादन भी होता है। और पूरे देश के खाद्यान्न उत्पादन में जो बिहार है वो 8% का योगदान करता है। 8 से 10% तक का प्रोडक्शन बिहार से होता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ के बिहार के भूगोल के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि इसकी भूगर्भिक संरचना कैसी है। इसकी भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, यहां से आपको सवाल मिलेंगे और ये बेसिक भी है, इसको जानना भी चाहिए। बिहार राज्य में अगर आप देखें कि जो भी भूगर्भिक संरचना पाई जाती है तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें किस समय की जो चट्टानें हैं वो आपको मिलती हैं। किस समय की चट्टान है? तो चतुर्थ कल्प से लेके कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैलों का समूह यहां पर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ कल्प से कैम्ब्रियन पूर्व तक का शैल समूह आपको मिलेगा यहां पर। एक चीज इंपॉर्टेंट यह है, चतुर्थ कल्प से लेके कैम्ब्रियन पूर्व तक का शैल समूह यहां पर आपको मिल जाएगा। बिहार का जो वैसे भाग है, जलोढ़ मैदान वहां पर पाया जाता है। और जलोढ़ मैदान जो यहाँ का है, आप देखते हैं यहाँ पे बाढ़ आती रहती है, तो संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम जलोढ़ मैदान, अन्य संरचनाओं से आप तुलना करेंगे तो नवीनतम जलोढ़ मैदान आपको मिलेगा। और दक्षिण हिस्सा जो बिहार का है वो पठारी मिलेगा।
आर्कियन युगीन चट्टानों से निर्मित मिलेगा। इस तरीके से इसको अध्ययन की दृष्टि से चार स्पष्ट तौर पर जो धरातल है इसका, उसको हम चार स्पष्ट तौर पर विभाजन करके इसको हम पढ़ सकते हैं। सबसे उत्तर में आप देखेंगे जो ये हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा सबसे उत्तरी हिस्सा है, उसको शिवालिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक टर्सरी चट्टान यहां पर आपको मिलेगी, शिवालिक टर्सरी चट्टान यहां पर मिल जाएगी, टर्सियरी चट्टान मिल जाएगी। और उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर आता है वो मैदान मिलेगा आपको। और कौन सा मैदान मिलेगा? गंगा का मैदान मिलेगा, जलोढ़ निक्षेप मिलेंगे। तो ये जो दूसरा हिस्सा होगा ये आपका हो गया पहला, दूसरा हो गया गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और यहां पर क्या क्या मिलेगा? जलोढ़ निक्षेप यहां पर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जलोढ़ निक्षेप यहां पर आपको मिलेंगे। और इसका निर्माण कब हुआ है? ये प्लिस्टीनोसीन काल में हुआ है, प्लिस्टीनोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। बात समझ में? तीसरा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कैमूर का पठारी हिस्सा। जो ये वाला हिस्सा है इसको कहेंगे तीसरा कैमूर का पठारी हिस्सा, कैमूर का पठारी हिस्सा। और सबसे अंत में आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, थोड़ा सा यहां पर भी ये मिलेगा, इस हिस्से को हम कहते हैं सीमांत पठारी प्रदेश। इसको क्या कहते हैं? ये चौथा है, इसको कहते हैं सीमांत पठारी प्रदेश। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके प्री और मेंस दोनों के काम आएगा। कैसे आंसर लिखते हैं ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सीमांत पठारी प्रदेश है। ये कब का होगा? ये आर्कियन युग का होगा, आर्कियन युगीन ये होगा। बात समझ में आई? कैमूर का जो पठार मिलेगा ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित मिलेगा, चूना पत्थर व बलुआ पत्थर इससे निर्मित मिलेगा। तो ये मुख्य मुख्य विशेषताएं हो गई जो आपको यहां पर प्राप्त होंगी। ठीक है। बिहार का जो मैदानी भाग है, बिहार के कुल क्षेत्रफल में ये 95% इसी का हिस्सा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार का टोटल क्षेत्रफल आप देखेंगे तो इसका जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग ये कितना है? 95%। टोटल क्षेत्रफल का 95% मैदानी भाग में ही आता है ना। तेथित सागर के ऊपर इसका विकास हुआ था। भूसन्निधि सिद्धांत के हिसाब से देखें तो हिमालय पर्वत का निर्माण तेथित सागर के मलबे के संपीड़न के द्वारा हुआ था। तो ये वही हिस्सा है ना। खाली बिहार में नहीं है, और भी प्रदेश है, क्योंकि ये भारत की हम बात कर रहे हैं। तो 95% हिस्सा जो है वो मैदान वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो ये, और जो गंगा का मैदान है ये निर्मित कब हुआ? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो प्लेस्टिनोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था, प्लेस्टिनोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। अब जहां पर नदियां आएंगी, जहां पर नदियां बहेंगी, जैसे गंगा का मैदान है तो वहां पर गाद का निक्षेप होगा, वहां पर मृतिका का निक्षेप होगा, वहां पर अवसाद जमा होंगे, वहां पे बजड़ी, गोलास, इन सबके अवसादों के द्वारा सीमेंटीकरण भी होगा, है ना। और धीरे धीरे क्या होंगी, वहां पर प्लेट जैसी संरचनाएं निश्चित निर्मित हो जाएंगे। ठीक है। तो मैदान जो होगा वो मैदान जल से प्रवाहित भी होगा, जल प्रवाह भी वहां पर पाया जाएगा, और साथ साथ में जल इन सारी चीजों को लेके आएगा, तो ये सारी चीजें भी वहां पर पाई जाएगी। अब अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि ये पूरा मैदान एक समान रूप से, एक समान गहराई का है, तो आप कहिएगा कि नहीं, मैदान कभी एक समान गहराई का नहीं हो सकता है ना। दक्षिण में आप जाएंगे तो मैदान की गहराई कम पाई जाएगी, क्योंकि यहां पर आके निक्षेपण हो जाएगा। उत्तर में आप जाएंगे तो मैदान की गहराई ज्यादा पाई जाएगी। पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो जलोढ़ की गहराई इधर बढ़ती चली जाएगी। पूरब की तरफ आएंगे तो इसकी गहराई कम होती चली जाएगी। ठीक है। बक्सर और मोकामा दक्षिण में सबसे गहरे जलोढ़ जो बेसिन की बात करेंगे तो बक्सर और मोकामा के आसपास आपको मिल जाएंगे। बात समझ में? तो इस तरीके से ये पूरा विस्तार पाया जाता है। ठीक है। अब आप जाएंगे, एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको कैमूर का पठार कहा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो बिंद काल में शैल समूह मिलते हैं, उन्हीं का पूर्वी विस्तार है।
ये जो कैमूर का पठारी हिस्सा है, तो ये जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सैल समूह विंध्य काल के मिलते हैं, उन्हीं का पूर्वी विस्तार है। इसको कैमूर का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कैमूर का पठार जहां पर पाया जा रहा है वहां पर चूना पत्थर पाया जाएगा, वहां पर बालुकास्म सैल पाए जाएंगे, वहां पर परसेलेनाइट सैल पाए जाएंगे। तो इसको भी नोट करिए, चूना पत्थर, इसमें ये इसकी विशेषता है, चूना पत्थर है ना, परसेलेनाइट, ये सब आपको मिलेगा, बालुकास्म मिलेगा, इनका ये भंडार है। ये सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन जब इसमें होगा तो जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर के सैल डोलोमाइट में परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। और बिहार का जो मैदानी भाग है वो हिमालय के परिवर्तन से प्रभावित रहा है कि नहीं, अगर ये पूछ लिया जाए तो हिमालय के परिवर्तन से प्रभावित रहा है। बिहार का मैदानी भाग हिमालय के परिवर्तन से प्रभावित रहा है। ठीक है, आप देखेंगे तृतीय कल्प में भूसंचलन के प्रभाव से गंगा का जो बेसिन है वो असंबलित बेसिन धीरे धीरे और गहरा होता आपको दिखेगा, है ना। धीरे धीरे तृतीय कल्प के भूसंचलन प्रभाव से वो गहरा होता दिखेगा, नदियों के द्वारा अवसाद का निक्षेप होते दिखेगा, और धीरे धीरे जब ऐसे डेवलप होगा तो यहां पे जलोढ़ मैदान की उत्पत्ति हो जाएगी। बात समझ में? तो इस समय जो जलोढ़ मैदान आपको मिल रहा है वो अगर कहा जाए कि किसका परिणाम है, तो आप कहिए कि विवर्तनिक घटनाओं का परिणाम है। जलोढ़ मैदान विवर्तनिक घटनाओं का परिणाम है, विवर्तनिक घटनाओं का परिणाम है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा। और ये लगातार ये विवर्तनिक घटनाओं से प्रभावित होता रहा है और होता है अभी भी। ये घटनाएं आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन लंबे समय के बाद में जब इसका प्रभाव दिखता है तब आप जान पाते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा विभाजन यहां पर हम करते हैं। भाई एक तो ये विभाजन हो गया, दूसरा विभाजन हम करते हैं उसमें हम प्राकृतिक विभाजन करते हैं। तो प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो वो विभाजन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमको जान लेना चाहिए। प्राकृतिक विभाजन, 1 मिनट रुकिएगा। बिहार का जब प्राकृतिक विभाजन हम करेंगे तो अगर प्राकृतिक विभाजन करेंगे तो उच्चावच की दृष्टि से बिहार को हम 3 भागों में बांट लेते हैं मोटे तौर पर, है ना। अगर इसको आप देखेंगे तो कुछ ऐसी स्थितियां आपको मिलेंगी। प्राकृतिक विभाजन 3 भागों में जब आप इसको बांटेंगे तो पहला हिमालय का गिरपदीय या पर्वतपदीय क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा गंगा का मैदानी भाग हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसको आप पढ़िएगा, यहां पर इसको देखिए। पहला क्या हो जाएगा, अगर इसका हम कैसा विभाजन करें, प्राकृतिक विभाजन, कहीं आपसे पूछ लिया जाए, नोट करिएगा इसको। प्राकृतिक विभाजन करें तो प्राकृतिक विभाजन में इसको 3 भागों में हम बांटेंगे। पहला हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र, हिमालय का पर्वतपदीय, गिर और पर्वत एक ही होते हैं तो पर्वतपदीय क्षेत्र, ये पहला हो गया। दूसरा यहां पर हो जाएगा गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा यहां पर हो जाएगा दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इन 3 भागों में हम इसको बांट लेंगे, है ना। इसको कहते हैं दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र, सीमांत भी लगा देते हैं इसमें, सीमांत पठारी क्षेत्र, सीमांत पठारी क्षेत्र। अगर यही शब्द पूछा जाए आपसे तो घबराइएगा नहीं, तो सीमांत पठारी क्षेत्र ये आपका हो गया। अभी 3 भागों में हम इसको बांट लेते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे जो उत्तर का भाग होगा, इसको देखिए आप, सबसे जो उत्तर का भाग होगा ये वाला जो हिस्सा है, खास करके यहीं तक इसका विस्तार पाया जाएगा।
सबसे उत्तर का जो हिस्सा है ये आपका पर्वत पदीय क्षेत्र हो जाएगा, इसका ये पर्वत पदीय क्षेत्र हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा नहीं पाया जाएगा, केवल 0.6%। इस संरचना को भी आपको यहां से हटा ही देना चाहिए, ये नहीं मिलेगा। खास करके बस यही प्राकृतिक विभाजन अगर आपसे पूछा जाएगा तो 0.6% बस यहां पर यह हिस्सा पाया जाएगा। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, 90,650 वर्ग किलोमीटर, 90,650 किलोमीटर स्क्वायर। और ये पूरे क्षेत्रफल का नियर अबाउट 96%, 96.26% ये पूरे बिहार के क्षेत्रफल का यहीं पर आपको मिलेगा। और फिर दक्षिण में जो पठारी हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है। पठारी हिस्सा भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा है, तो ये है 3.68%। पठारी हिस्सा कितना है? 3.68%, 2,927 वर्ग किलोमीटर, 2,927 वर्ग किलोमीटर ये पाया जाएगा। ये तीसरा हिस्सा है, इसकी बात कर रहे हैं, ये दूसरा हिस्सा है। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में इसको सजाइए, तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो मैदानी क्षेत्र का, फिर पठारी क्षेत्र का, और फिर पर्वत पदीय क्षेत्र का। बात समझ में आई? पर्वत पदीय क्षेत्र का। अब आप देखेंगे उत्तर का जो पर्वत पदीय क्षेत्र है, उस पर्वत पदीय क्षेत्र में आपको क्या मिल रहा है? उत्तर का पर्वत पदीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वत पदीय क्षेत्र, ये उत्तर का शिवालिक पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र, इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आपको यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर कई विशेष प्रकार के ये रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। सोमेश्वर श्रेणी के बाद में तीसरी दून घाटी होती है ना, या दूसरा आप दून घाटी यहां पर कर लीजिए, ये गलत यहां पर कॉपी हुआ है, इसको आप करिए दून घाटी, दूसरा यहां पर लिख दे रहे हैं दून घाटी, यहां पर ये दून घाटी होगा, इसको हटा दीजिए। ये सोमेश्वर श्रेणी तो यहां पर लिखी हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर का जो शिवालिक पर्वतीय तराई क्षेत्र है तो बहुत छोटा सा क्षेत्र है, क्षेत्रफल बहुत कम पाया जा रहा है, 932 वर्ग किलोमीटर पाया जा रहा है। कब ये कैसे बना? तो हिमालय में जब तृतीय मोड़ पड़ा था, तृतीय मोड़ के समय इसका निर्माण हुआ था। कब इसका निर्माण हुआ था? तृतीय मोड़ के समय, तृतीय मोड़ के समय। किसमें? हिमालय में। जो हिमालय में तृतीय मोड़ पड़ा था तब इसका निर्माण हुआ था, टर्शियरी भू संचलन के फलस्वरूप बना था। टर्शियरी भू संचलन का यह परिणाम है, टर्शियरी भू संचलन का यह परिणाम है। इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट लेते हैं। उत्तर का जो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है इसको भी हम 3, पर्वत पदीय जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। 3 उपविभाजन में पहला है रामनगर दून। अच्छा, कोई जानता है कि दून क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा, दून क्या होता है? जैसे देहरादून है, रामनगर दून है, रामनगर दून यहां पर है। छोटी छोटी पहाड़ियों का यह क्रम होता है, छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम यहां पर मिलेगा, है ना। औसत जो इसकी अधिकतम ऊंचाई मिलेगी वो 240 मीटर मिलेगी, है ना। और यहां पर आपसे ये पूछा जाएगा 240 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, 240 मीटर हाईएस्ट जो ऊंचाई होगी, हाईएस्ट ऊंचाई इसकी इतनी ही मिलेगी। हाईएस्ट जो पीक है, वो ऊंचाई है, जो हाइट है वो इतनी ही आपको मिलेगी, 240 मीटर। एक नदी यहां पर पड़ती है, हरहा नदी, तो हरहा नदी घाटी के दक्षिण में ये मिलेगा आपको। पूछा जा सकता है कि किस नदी घाटी के दक्षिण में, तो हरहा नदी घाटी के दक्षिण में ये आपको फैला हुआ मिलेगा, है ना। छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, पहाड़ियों का क्रम है।
दूसरा आप आएंगे तो आपको सोमेश्वर श्रेणी मिलेगी। सोमेश्वर श्रेणी, इसका जो क्षेत्र है रामनगर दून का, ये आपको मिलेगा नियर अबाउट 214 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 214 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगला है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी का जो लगभग आप देखेंगे विस्तार है वो और कम है, 75 वर्ग किलोमीटर में ही है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करेगा। बिहार और नेपाल के बीच में सीमा बनाने का काम करेगा। बिहार व नेपाल के मध्य सीमा निर्माण करेगा। यह पूछा जा सकता है आपसे, है ना। इसमें कई दर्रे भी आपको मिलेंगे, लेकिन इसकी जो सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर श्रेणी की, ये 874 मीटर ऊंची चोटी इसमें पाई जाएगी और यही सर्वोच्च चोटी होगी। इससे ऊंची चोटी इस पे और कोई नहीं पाई जाएगी। ठीक है, कई दर्रे भी इसमें मिलेंगे, सोमेश्वर, भिखना ठोरी, मवात, ये दर्रे इसमें मिलेंगे। दर्रे, सोमेश्वर, भिखना खोरी, ये दर्रे कहां मिलेंगे यही पूछा जाएगा। मेवात, ये दर्रे आपको मिलेंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये दर्रे हैं और ये जो दर्रे हैं बिहार और नेपाल के बीच में, इन्हीं से संपर्क होगा। जब आप नेपाल की तरफ जाएंगे तो इन्हीं दर्रों से होकर जाएंगे। दर्रे क्या होते हैं? एक पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा मार्ग जो कटा हुआ हो जिससे उस पहाड़ी को हम पार कर सकें। और ये दर्रे बने कैसे हैं? नदियों के बहाव के कारण बने हैं। किसने बनाया है? नदियों ने काट काट के इसको बनाया है। अपरदन होता रहता है, काफी ऊबड़ खाबड़ ये क्षेत्र है। नई परतदार चट्टानों का भी निर्माण यहाँ पर होता रहता है। परतदार चट्टानें यहाँ पर बिछती रहती हैं क्योंकि नदियां जहां पर रहेंगी ऐसे चट्टानों का विकास करती रहेंगी। और इन दोनों के बीच में, रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में दून घाटी का विकास होता है। और ये जो घाटी है दून घाटी, ये हरहा नदी घाटी भी इसको बोलते हैं। हरहा नदी घाटी भी कहते हैं इसको। अब आपसे पूछ लिया जाए कि रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी पाई जाएगी, तो दून घाटी पाई जाएगी। दून घाटी को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से, तो हरहा नदी की घाटी भी इसको कहा जाता है। और ये नदी घाटी अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा के जलोढ़ मैदान से ऊंची है या नीची है, तो ये केवल 24 किलोमीटर लंबी है। 24 किलोमीटर लंबी है और गंगा के मैदान से थोड़ी ऊंची है ये घाटी। यानी कि इसका जो पैटर्न है वो गंगा के मैदान से थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपने पढ़ा ये क्या था? उत्तर का जो अभी आपने विभाजन यहां पर देखा था, ये वाला विभाजन देखिए। जस्ट इसके बाद ये वाला जो विभाजन आपने किया था, 3 भागों में बांटा था, तो हिमालय का पर्वतपतीय क्षेत्र आपने देख लिया। पहला ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसको भी हमको कंप्लीट करना है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो बिहार का जो मैदान है, विशाल मैदान, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है ना। गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, यानी कि इसका जो बिहार का विशाल मैदान कहा जाए वो एक ही चीज है। सबसे पहले आप देखेंगे ये मैदान कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है। मैं पहले भी बता चुका हूं, 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। इतने क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है ना। और बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% ऑफ बिहार एरिया, बिहार के एरिया का 96% इसी में निहित है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। उबड़ खाबड़ भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, चूने पत्थर के जमाव थोड़े थोड़े कहीं कहीं मिल जाएंगे। अगर कहा जाए कि कहीं नहीं पाया जाता तो गलत है। गंगा के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान है ना। इसको ताल या टाल के नाम से जाना जाता है। तो टाल कहें
टाल या फिर इसको ताल कहें तो ये दक्षिणी भाग में सपाट मैदान, दक्षिणी भाग में सपाट मैदान, सपाट मैदान, इसको टाल के नाम से जाना जाता है। यानी कि बिहार के विशाल मैदान में दक्षिणी भाग में जो सपाट मैदान पाया जाता है उसको टाल के नाम से जाना जाता है। और टाल हमेशा क्या रहता है, ये जलमग्न रहता है। ये क्या रहता है, ये जलमग्न रहता है, हमेशा हमेशा जलमग्न रहता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी जल आता है, हमेशा ये जलमग्न रहता है। ठीक है। गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, अगर आपसे सामान्य तौर पर पूछा जाए कि इसका ढाल सर्वत्र एक समान है तो आप कहेंगे कि हां, सर्वत्र एक समान है। धीमा ढाल पाया जाता है 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, सर्वत्र समान ढाल इसमें पाया जाता है 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। और ये धीमा ढाल है, ढाल धीमा ढाल है। यानी कि धीमा ढाल का मतलब है बहुत तीव्र ढाल नहीं है कि ऐसे बिल्कुल तगड़ा ढाल हो, हल्का ढाल है। धीमा ढाल का मतलब यही है ना। इसकी औसत ऊंचाई आपसे पूछ ली जाती है तो 60 मीटर से लेके 120 मीटर के मध्य है। 60 मीटर से 120 मीटर समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर। समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई पाई जाती है वो 60 मीटर से 120 मीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है। गहराई इसकी ज्यादा है। गहराई कितनी है, 1000 मीटर से लेके 1500 मीटर के बीच में पाई जाती है। इसकी अगर गहराई की बात की जाए तो 1000 से लेके 1000 मीटर से 1500 मीटर ये एवरेज है। कहीं कहीं ज्यादा गहरा भी पाया जाएगा, मोटे तौर पर इतना ही गहरा पाया जाएगा, बाकी कहीं कहीं पे ज्यादा गहरा भी ये पाया जाएगा। अब ये पूरा जो क्षेत्र है इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। लेकिन बेसिकली 2 भागों में हम इसको बांटते हैं और फिर उसके उपखंड करते हैं। एक है गंगा का उत्तरी मैदान, ये पहला भाग हो गया, और दूसरा हो जाएगा गंगा का दक्षिणी मैदान, और फिर इसको कई डिवीजन करके हम समझ लेंगे। तो गंगा का उत्तर मैदान, उत्तर क्षेत्र में, उत्तरी मैदान उत्तर वाले क्षेत्र में स्थित है। यानी कि गंगा के उत्तर में स्थित जो उत्तरी बिहार है उसका मैदान, कौन कौन सी नदियां इसमें होंगी, कौन कौन सी नदियां होंगी जहां पर यह पाया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जानना। ठीक है। तो इन नदियों के नाम आप नोट करिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। गंगा के उत्तर में जो मैदान स्थित है उसको गंगा का उत्तरी मैदान कहते हैं। ठीक है। एक नदी इसमें होगी बागमती और एक नदी यहां पर होगी कोसी। ये नदियां यहां पर पाई जाएंगी। बात समझ में? अब बिहार का मैदान जो है, ठीक है, ढाल इसका सही पाया जाएगा, एक समान पाया जाएगा, धीमा ढाल पाया जाएगा, लेकिन क्षेत्र विशेष में इसमें अंतर पाया जाएगा, प्रवाह प्रणाली में भिन्नता पाई जाएगी। उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होगी। किधर प्रवाहित होगी? अगर देखेंगे नदी प्रणाली पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे प्रवाहित होती चली जाएगी, है ना। और गंडक, जो बिहार की राजधानी पटना है ना, उत्तर में गंगा नदी से वहीं पर पटना के पास गंडक नदी मिलेगी। तो जब हम वो पढ़ेंगे ना, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का पढ़ेंगे, अपवाह प्रणाली पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ लेंगे। गंगा नदी में बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये सब भी नदियां मिलेंगी। ठीक है। अब इस मैदान को, गंगा के उत्तरी मैदान को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? उसमें से एक है भाबर, तराई और उपतराई, दूसरा है भांगर या बांगर, तीसरा है खादर और चौथा है चौर या मन इसको कहा जाता है।
भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र या उप तराई क्षेत्र, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के जैसे आप नीचे यानी कि दक्षिण की ओर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल लगे हुए हिस्से में आएंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर एक पतली पट्टी यहां पर आपको मिलेगी, आर्द्र क्षेत्र होगा, है ना। तराई क्षेत्र से बिल्कुल सटा क्षेत्र और तराई क्षेत्र आपको मिलेगा। पहले आपको भाबर मिलेगा, भाबर के बाद में तराई मिलेगा, भाबर के बाद में तराई, ये आपका हो गया भाबर के बाद में आपको तराई मिलेगा और तराई के बाद में फिर उप तराई क्षेत्र मिलेगा। इस तरीके से इसका क्रम पाया जाएगा। उप तराई की जो ऊंचाई है वो तराई से कम होगी, उप तराई एक दलदली क्षेत्र होगा, है ना। और ये जो भाबर और तराई ये वाला क्षेत्र है इसको सम्मिलित तौर पर भाबर क्षेत्र भी कह देते हैं, है ना। तराई और भाबर क्षेत्र को मिला के भाबर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यहां पर जो निक्षेप पाए जाएंगे वो कंकड़ बालू के निक्षेप पाए जाएंगे, यहां पर जो निक्षेप मिलेंगे वो कंकड़ बालू के निक्षेप मिलेंगे। दूसरा यहां पर बांगर या भांगर क्षेत्र है, बांगर भूमि वैसे कहते हैं, बिहार में इसको भांगर कहते हैं। तो बांगर भूमि के अंतर्गत प्राकृतिक बांध और दोआब मैदान के क्षेत्र आपको मिलेंगे, है ना। ये थोड़े से ऊंचे क्षेत्र होंगे। और बांगर होता क्या है, कुछ नहीं होता है, बस पुराना जलोढ़, पुराना जो जलोढ़ होता है इसको आप क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं या भांगर कहते हैं। ये नवीन जलोढ़ नहीं है, पुराना जलोढ़ है, पुराना जलोढ़ है, पुराने जलोढ़ को कहते हैं, यानी कि भांगर पुराना जलोढ़। तो नया जलोढ़ कौन है, ये खादर जो होता है ये नवीन जलोढ़ होता है। खाद जिसमें अगर फसल लगाओ तो खाद उसमें मिलता है, यानी कि वहां पर फसल लगाने से पैदावार अच्छी होगी। तो नवीन जलोढ़ खादर होता है, पुराना जलोढ़ बांगर होता है ना। तो खादर जो भूमि है ये गंडक और कोसी नदी के बीच में स्थित मिलेगी, गंडक और कोसी के बीच में स्थित मिलेगी, गंडक व कोसी के मध्य ये विस्तृत आपको मिलेगा। नवीन जलोढ़ कहां से आएगा, नदियों के जल से ही तो उसको लाया जाएगा। और जो ये है बांगर ये पुराना जलोढ़ है, ठीक है। और ये आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा सा पुराना जलोढ़ है, ज्यादा जमाव हो गया है तो आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा सा ऊंचा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बार बार उसको उसमें जमा हो रहा है, पुराना हो गया है, पुराना हो गया तो वो ऊंचा दिखेगा। खादर जो होगा वो उपजाऊ होगा, प्रत्येक वर्ष यहां पर बाढ़ आएगी, हर वर्ष यहां पर बाढ़ आएगी। तो अगर हर वर्ष यहां पर बाढ़ आएगी तो बाढ़ आने से ये क्षेत्र उपजाऊ हो जाएगा। और अगला है चौर व मन क्षेत्र, उत्तरी गंगा मैदान की जो सबसे निम्न भूमि है। वर्षा के समय यहां पर पानी भरा रहेगा, वर्षा के समय पे यहां पे पानी भरा रहेगा, सबसे निम्न भूमि, और वर्षा के समय पे यहां पे पानी भरा रहेगा, है ना। वर्षा काल में यहां पे जल पाया जाएगा, बाकी समय में जल नहीं पाया जाएगा। और जो मन होता है, मन आप समझ लीजिए, मन गोखुर झील के रूप में आकृति पाई जाती है, जहां पर छाड़न वाला पानी भर जाता है, पानी आया और वहां भर गया, बाकी तो बाढ़ खत्म हो गई लेकिन एक एरिया में। तो गोखुर झील होता है, गोखुर झील इसको बोलते हैं मन। मन जो है वो गोखुर झील वाला क्षेत्र है, बस इतना समझ लीजिए। इसका पीडीएफ आपको चाहिए क्या, पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है टीसीएस प्रेप ऑफिशियल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसमें सोचेंगे देना होगा तो दे देंगे। बात समझ में आई। तो ये आपका हो गया गंगा का उत्तरी वाला क्षेत्र। अच्छा, यहां पर एक सवाल और पूछा जाता है, और वो सवाल क्या है, दियारा भूमि। दियारा भूमि, तो दियारा भूमि क्या होती है ये भी आपको बताना होता है। गंगा नदी का जो अपवाह है, प्रवाह जो है, तो उसमें बाढ़ क्षेत्र में एक विशेष आकृति बन जाती है ना, विशेष आकृति वो बनती है जहां पर गंगा नदी बाढ़ लाती है, वहां पर जैसे छाड़न टाइप का, है ना, छाड़ टाइप की आकृति होती है जहां पे जल लेके जाया गया, है ना। छाड़न
प्रकार की आकृति ये होती है। जल लेके जाया गया और उसको फिर छोड़ के चले आया, जैसे मन आपने पढ़ा था अभी, ठीक उसी तरीके से बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति ये होती है, बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति ये होती है, विशेष आकृति ये होती है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपसे दियारा भूमि कभी पूछ ली जाए, सारण में मिलेगी या आपको पूर्णिया में मिलेगी, है ना, चौर, दियारा, छाड़न, ये सब मुजफ्फरपुर, दरभंगा यहां पर मिल जाएगी, चंपारण में आपको मिल जाएगी। ऐसे जिले वाइज आपसे पूछा नहीं जाएगा नॉर्मली। दूसरा हिस्सा है यहां पर गंगा का दक्षिणी मैदान। जो गंगा का दक्षिणी मैदान है, इसको देखिए, ये आपका हिस्सा गंगा का दक्षिणी मैदान, ये वाला हिस्सा। अब गंगा का जो दक्षिणी मैदान है, इसको भी हम बांटते हैं अध्ययन की दृष्टि से, 3 भागों में बांट लेते हैं। एक है सोन गंगा दोआब, दूसरा है मगध का मैदान और तीसरा है अंग का मैदान। 3 भागों में इसको हम बांटते हैं, ठीक है ना। ये इसका फैलाव उधर छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। बिहार का यानी कि दक्षिण वाला हिस्सा जो है, गंगा नदी के दक्षिण वाला हिस्सा, तो वहां पे झारखंड तक फैला हुआ है, छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है, ठीक है। गया, राजगीर, ये सब पूरे, खड़गपुर, ये सब इसमें आएंगे। और इसको अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, 3 भागों में इसको हम बांटते हैं। तो एक एक इसको अगर हम पढ़ें तो यहां पर क्या आपको मिलेगा। अगर यहां पर बेसिकली जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि सोन गंगा दोआब उत्तरी भाग में है कि दक्षिणी भाग में है। सबसे बेसिक सवाल तो ये मिल जाएगा, सबसे बेसिक सवाल। जो गंगा का दक्षिणी मैदान है, तो इसमें सोन गंगा उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो आप कहेंगे कि दक्षिणी वाले में है। मगध का मैदान दक्षिणी वाले में है, गंगा के दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आता है। और अंग का मैदान ये भी दक्षिणी मैदान के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। विस्तार इसका छोटा नागपुर पठार तक इसका विस्तार आपको मिलेगा। और छोटा नागपुर पठार, दक्षिण गंगा का जो मैदान है, वो छोटा नागपुर पठार से गंगा में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टियां हैं, उनके द्वारा निर्मित हुआ है। और दक्षिण मैदान की जो औसत ढाल है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर पाई जाएगी। अगर इसके ढाल की बात की जाए, ढाल, इसकी ढाल जो है, उसकी ढाल उत्तर से दक्षिण थी, इसकी ढाल जो है दक्षिण से उत्तर पाई जाएगी, दक्षिण से उत्तर की ओर पाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यही है, दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी ढाल पाई जाएगी। इसका निर्माण क्योंकि पठारी प्रदेशों से, जो पठारी प्रदेश है उससे बहकर आई नदियों के द्वारा हुआ है, तो वहां से बलुई मिट्टी इसमें लाई गई है ना। तो बलुई मिट्टी जहां पर रहेगी तो पानी उसमें सोख लिया जाएगा, पानी सूख जाएगा, जल का अभाव पाया जाएगा, भूमिगत जल यहां पर मिलेगा, क्योंकि बलुई मिट्टी में पानी रिस रिस के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आई। तो सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, ये तीनों किसके हिस्से हैं? गंगा नदी के दक्षिण मैदान के हिस्से हैं। अच्छा, गंगा नदी का जो दक्षिण का मैदान है, इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है। अगर ये मैदान देखा जाए तो पश्चिम से पूरब ऐसे है, मैं इसे बस बनाए दे रहा हूं, पश्चिम में ज्यादा चौड़ा, पश्चिम में चौड़ा है, इधर संकीर्ण पाया जाएगा, पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा पाई जाएगी। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, सॉरी दक्षिण बिहार की गंगा का दक्षिणी मैदान, यहां की नदियां सदा नीरा नहीं है, यहां की नदियां सदा नीरा नहीं है, सदावाहिनी नदियां यहां पर नहीं पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी मैदान का निर्माण कहां से हुआ है? छोटा नागपुर पठार से गंगा की ओर जो प्रवाहित होने वाली, दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां, इनके नाम लिख लीजिए। सोन नदी, पुनपुन नदी, जैसे वहां पे नदियों का नाम आपने लिखा था कि कौन कौन सी नदियां इसमें हैं, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, यहां पे लिखिए सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी। फल्गु नदी आपको मिलेगी गया में, वहीं पे जो पिंडदान किया था फल्गु नदी के किनारे ही ना, किऊल और मान, पुनपुन,
फल्गु, मान, कियूल, क्यूल, ये सारी नदियां मिलेंगी। क्यूल नदी है, इसको नोट करिएगा, क्यूल नदी, क्यूल नदी, ये नदियां हैं जो गंगा के दक्षिण मैदान का निर्माण करेंगी। बिहार के गंगा के दक्षिण मैदान का निर्माण ये नदियां करेंगी, सदा नीरा नहीं है, ठीक है। और गंगा के दक्षिणी किनारे में आप देखेंगे समानांतर फैली ऊंची तटबंध रेखा मिलेगी। इस कारण से पुनपुन, फल्गु, ये सब नदियां सीधे गंगा में मिल भी नहीं पाती हैं। अगर कभी माइन्यूट लेवल पर जाके क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपसे पूछ लिया गया क्या सीधे मिलती हैं, तो सीधे नहीं मिलती हैं। और सीधे क्यों नहीं मिल पाती हैं? अगर कथन कारण का सवाल पूछा जाए तो क्योंकि समानांतर फैली ऊंची तटबंध रेखा यहां पर मिलती है, इस कारण से ये नहीं मिल पाती है। बात समझ में? अब एक हिस्सा यहां पर और बचता है। जब आपने यहां पढ़ा था तो देखिए, आपने यहां पर एक तीसरा हिस्सा भी पढ़ा था भूआकृति में। तीसरा हिस्सा है सीमांत, ये वाला क्षेत्र, ये तीसरा हिस्सा दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। आप प्राकृतिक विभाजन कर रहे हैं, उसमें हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र पढ़ चुके हैं, और दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र आप पढ़ने जा रहे हैं। तो दक्षिण के सीमांत पठारी क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा सा हमको पढ़ लेना चाहिए। दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र, एक हेडिंग यहां पे डालिए, तीसरा वाला जो हिस्सा है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र, सीमांत पठारी क्षेत्र, दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। ये दिख नहीं रहा है क्या? इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको क्या हुआ? अब दिखेगा दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। इसमें क्या है? सबसे दक्षिण वाला हिस्सा क्या मिलेगा? यहां पे नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट, ये चट्टाने मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, नीस, सिस्ट व ग्रेनाइट, चट्टाने यहां पर पाई जाएंगी। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट चट्टाने मिलेंगी, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है यहां पर क्वार्टजाइट चट्टाने अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्वार्टजाइट की चट्टाने यहां पर सूकर पीठ के रूप में विकसित हुई है ना। मोराटल से मुंगेर तक, नवीनगर और मोराटल से मुंगेर तक क्वार्टजाइट की चट्टाने सूकर पीठ के रूप में विस्तृत है। एक पॉइंट ये नोट कीजिएगा, क्वार्टजाइट की चट्टाने सूकर पीठ की तरह विकसित, और ये कहां पर? अगर आपसे क्षेत्र पूछ लिया जाए तो आप इसको बताएंगे कहां पर ये विकसित पाई जाती हैं? बताइए। सूकर पीठ की तरह ये विकसित पाई जाती है नवीनगर और मोराटाल से मुंगेर तक, नवीनगर व मोराटाल से मुंगेर तक। मुंगेर तक ये पाई जाती है, ठीक है। ये अपर्दित भाग है। कैमूर का पठार और छोटा नागपुर का पठार, उसको आप देखेंगे तो उसका अपर्दित भाग है ये जो आपको यहां पर मिलेगा, है ना। दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र, कैमूर व छोटा नागपुर का, नागपुर पठार का अपर्दित भाग। बात समझ में? उसका ये अपर्दित भाग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
उसका ये अपरदित भाग है। नीस सिस्ट ग्रेनाइट, ठीक है, ये चट्टानें मिलेंगी। आर्कियन अगर आपसे पूछ लिया जाए, आर्कियन, ये भी नोट कर लीजिए, आर्कियन चट्टानें, आर्कियन चट्टानें ये मिलेंगी। लेकिन जब आप कैमूर के पठार पे पहुंचेंगे, कैमूर के पठार वाला क्षेत्र, तो कैमूर के पठार में हमने आपको बताया था बलुआ पत्थर वहां पे मिलेगा। कैमूर के पठार क्षेत्र में बलुआ पत्थर मिलेगा। बात समझ में? बस इतना इसके बारे में जानना है। बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका आज की क्लास में हमने सामान्य परिचय और भू आकृति कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हमको जो डिस्कस करना है वो बिहार की जलवायु डिस्कस करना है। बिहार की जलवायु कैसे कैसे पाई जाती है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो अपने सभी साथियों को, जो बिहारी साथी हैं हमारे, उनको भेजिए। जो कोई भी एग्जाम दे रहा है, बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहा है, मतलब कोई भी एग्जाम दे रहा है, उसको ये क्लास शेयर करिए, क्योंकि बिहार स्पेशल सबको पढ़ना जरूरी है। सवाल आएंगे, 25-30 सवाल यहाँ से आपको मिल जाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका महत्व 30-40 सवालों तक पहुंचेगा। तो आप इसको सपोर्ट करें हमको, चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, नहीं पसंद आता है या क्या आपको इसमें और चाहिए, कोई बात आपको कहनी है तो कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। कल लेक्चर 2 में जब मिलेंगे, नेक्स्ट डे अगला जो लेक्चर होगा, तो उसमें आगे की बात हम जलवायु से शुरू करेंगे। पढ़ के आइएगा आप लोग।